नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद नेटवर्क मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। संवाद नेटवर्क मंच पर आज की राजनीतिक चर्चा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया। एक तो उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वह मेरे उत्तराधिकारी हैं और साथ ही उन्होंने गठबंधन की राजनीति को लेकर भी एक बात कही। जिस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के जो अगेंस्ट है, जो मोर्चा बनाने की बात है, उसको उन्होंने उसमें ताकत देने की बात कही और उस मोर्चे की जो गठबंधन है उसके एक स्वरूप को ज़्यादा बड़ा आकार देने की उन्होंने बात कही। उन्होंने उसके लिए अपनी भूमिका को भी कहीं न कहीं आगे लाने के लिए अपनी जो बात कही उससे परिलक्षित होता है कि वह उस भूमिका के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, कि राष्ट्रीय फलक पर वह अपनी भूमिका को देख रहे हैं और साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दल हैं, उनको वह एकजुट करने की दिशा में बात कर रहे हैं और उसको उनका जो प्रयास है, जो उनके वक्तव्य से ज़ाहिर होता है कि वह उस तरफ आगे बढ़ने की दिशा में अपना जो मन बना रहे हैं। लेकिन और क्या इतना आसान होगा ये पूरा गठबंधन को शक्ल देना राष्ट्रीय स्तर पर? तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही जो वरिष्ठ पैनल है देश का, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उनसे परिचय कराने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही उन सभी दर्शकों से भी मेरा आग्रह है जिन्होंने अभी तक संवाद इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के समर्थन से ही हम लोग निरंतर आगे बढ़ते हैं और प्रेरणा हमें मिलती है। संवाद इंडिया मंच पर जो हमारे साथ वरिष्ठ पैनल है, उनका मैं अपने सभी दर्शकों से परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील शुक्ला जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और जो उनका राजनीतिक विश्लेषण है और जिस निष्पक्षता के साथ वह विश्लेषण करते हैं उसके लिए वह जाने जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा है। तो मैं सुनील शुक्ला जी का संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही हमारे साथ निर्मल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं मेरठ से, जो कि बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं और साथ ही राजनीतिक जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, उस पर अपनी वैन के द्वारा वह बहुत ही सटीक टिप्पणी करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। उनका भी मैं निर्मल जी का संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ हमारे साथ बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से परखने वाले, देखने वाले प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और चर्चा की शुरुआत में प्रवीण कुमार जी से ही करता हूं, क्योंकि बिहार की राजनीति को वह जानते हैं, समझते हैं। बिहार की जो राजनीतिक जमीन है उसके बारे में काफी अच्छी उनकी परख है और जानकारियां हैं। तो मैं प्रवीण जी से ही जानना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार का जो बयान है, इसके क्या मायने वह समझते हैं, क्या देखते हैं? कि तो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर अपना उत्तराधिकारी कहने की बात कही कि राजनीतिक उत्तराधिकारी तरह से घोषित कर दिया उन्होंने, जबकि हम देखते हैं अगर राजनीति में ऐसे बहुत कम शायद अवसर होंगे राजनीति में भारत की, जहां पर कोई राजनेता अपने पद पर रहते हुए किसी दूसरे दल के व्यक्ति को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दे, अपने गठबंधन के किसी नेता को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। शायद ये भारत की राजनीति में मेरे ख्याल से होगा तो एक दो अवसरों पर ही कुछ ऐसा हुआ होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हो, बताएंगे कुछ ऐसा कभी घटनाक्रम हुआ होगा तो, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने मिलता है। इसलिए ये जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से है। इसके क्या मायने हैं और साथ ही जो राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन बनाने की बात है बीजेपी के खिलाफ, उसमें उनकी भूमिका को आप किस नजर से देखते हैं प्रवीण कुमार जी? इसमें मैं एक हल्की सी बात कहूंगा, वो ये है कि नेताओं को, जो गैर भाजपाई नेता हैं, उनको मीडिया फुटेज नहीं मिल रहा है। ये सतही बात है, हल्की बात है, लेकिन ये एक मुद्दा है कि फुटेज नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी बात की जाए कि मीडिया अटेंशन हो। अब नीतीश कुमार नो डाउट बड़े चेहरे हैं, देश के बड़े चेहरे हैं। उनकी पार्टी भले ही छोटी सी पार्टी हो, बिहार स्तर पर सिमटी हुई है, लेकिन वो चेहरे बड़े हैं और बार बार उस ये पीएम कैंडिडेट को लेके, उनको लेके बात होती है। अब दूसरी बात करता हूं मैं, ये तो एक हल्की सी बात हो गई कि वे फुटेज लेने के लिए वो ये काम किए हैं, लेकिन इसके नीचे और भी कुछ निहितार्थ हैं, इसके कुछ और मतलब हैं, मायने हैं। दूसरी बात यह है कि अब उनके पास विकल्प क्या है। मुख्यमंत्री कितने दिन रह जाएंगे? तेजस्वी यादव बहुत समय तक इंतजार नहीं कर सकते। और आपने देखा ही होगा कि भाई उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो कितने दिन इंतजार करेंगे? वो अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसा खेल अंदर खाने चल रहा है कि वो क्या करें ना करें, वो इस पेंडुलम में डोल रहे हैं। तो उनको लगता है कि एक अंतिम पारी है, तो क्यों ना हम देश की राजनीति में अपना भाग्य आजमाएं। हो सकता है कुछ क्लिक कर जाए,
क्योंकि सिचुएशन तो कुछ ऐसा ही है, देश की राजनीति का, गठबंधन की राजनीति की जो बात हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस के बिना तो कोई गठबंधन सरकार बनेगी नहीं, और कांग्रेस के बूते की बात भी नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बना ले, ये भी संभव नहीं है। तो ये दोनों बातें संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने का मसला आगे आएगा। तो उसमें आप देखा जाए कांग्रेस कितनी सक्षम है, कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में सब दलों को कैसे मिलाएगी, ये भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सबसे बात करे, सबसे मिले जुले और बात करके एक फाइनल एजेंडे पर आए। और फिर ये अब उसमें देखना पड़ेगा कि उनकी अपनी जगह क्या हो नीतीश कुमार की। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि भाई हम ना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीति इतनी सपाट तो होती नहीं है, कोई आदमी नेता इस तरह से तो जो बोलता है वो होता नहीं है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी मंशा होगी कि अगर उसमें राहुल गांधी या कांग्रेस के कोई नेता जो भी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, वो अगर गठबंधन वाले मामले में सेट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि हमारी जगह बन जाए। बस इतना सा ही उनका इंटरेस्ट है और कोई इंटरेस्ट नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये कोशिश करेंगे गठबंधन पूरा बनाने का, और उसमें अगर मैं मतलब मामला बन गया तो बन गया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी 2024 के चुनाव के बाद कितनी सीटें किसको आती है। उसमें सबसे बड़ा जो पेच आप इस चीज को मानिए कि आप ठीक है, आप सबको सेट कर लेंगे, केसीआर हैं इधर, स्टालिन के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो केसीआर हैं या ममता बनर्जी हैं या बिजू पटनायक हैं, इन सबको आप कैसे कांग्रेस के साथ ला पाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। अब केसीआर का मसला है तो यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो ये कैसे गठबंधन में शामिल वो मामला फंसेगा। बिजू जनता दल है वहां पर उड़ीसा में, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो ये ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, तो ये कैसे आप गठबंधन की राजनीति में वो सब शरीक होंगे, ये चुनौती होगी। तो एक शिगुफा, मैं मानता हूँ इसको शिगुफा है, छोड़ दिया गया है, और चूंकि चुनाव का वक्त तो आ ही रहा है, 1 साल से 1.5 साल बचे हैं, 1.5 साल बचे हैं, तो वक्त तो आ ही रहा है, तो एक शिगुफा है, इसको छोड़ दिया गया है। क्या रिएक्शन आता है उसको देखने के लिए नीतीश कुमार ने ये काम किया है। जी, जैसा आपने कहा कि जो शिगुफा छोड़ा है नीतीश कुमार ने, उसके जो रिएक्शन आते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उस पर ही एक तरह से आकलन करने के लिए सब आपने के अनुसार ये कहा गया है। तो मैं निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी, जैसे प्रवीण जी ने की बातों को आप सुना, उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी गंभीरता की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विषय नहीं है, क्योंकि शिगुफा छोड़ा के मात्र उन्होंने, और राजनीतिक दल का क्या रिएक्शन आता है उसके आधार पर ही आगे की रणनीतियां नीतीश कुमार या कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनेगी। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि गठबंधन की राजनीति को आकार देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। और साथ ही जैसे प्रवीण जी ने कहा कि केसीआर हैं, ममता बनर्जी हैं, और साथ में ही अगर हम माने अरविंद केजरीवाल, ये 3 नाम विपक्ष की राजनीति में ऐसे हैं जो इस समय कांग्रेस के शायद आने में कहीं ना कहीं असहज महसूस करेंगे, हिचकेंगे भी। तो ऐसे में इन तीनों को माइनस करके गठबंधन को आप किस शक्ल में देखते हैं, नीतीश कुमार की भूमिका को उस परिप्रेक्ष्य में? निर्मल जी। देखिए, नीतीश कुमार की पांव के नीचे की जमीन सरक रही है, ये अनुभव उनको भी हो रहा होगा। और वैसे भी ये समय जो है ना 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। प्रमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे आंकड़े बैठाने की पूरी कोशिश होगी इस वक्त, और कहीं ना कहीं बार बार नेशनल मीडिया में भी कभी कभी किसी कॉलम में या नीतीश जी का नाम भी आगे सरका दिया जाता है, जैसे कभी कभी भावी प्रधानमंत्री में केजरीवाल का नाम भी आगे सरका दिया जाता है। पर इसको लोग बहुत गंभीरता से लेते हो ऐसा मुझे लगता नहीं। अभी तो फिलहाल नीतीश के सामने सबसे बड़ा खतरा आरजेडी से अपने कुर्सी को बचाए रखने का है। ये बहुत दिन ये उनका मुख्यमंत्री बना रहना बहुत दिनों तक सहज रूप से संभव नहीं होगा जब तक। दूसरी बात यह है कि नीतीश एक बड़े नेता है, इसमें कहीं किसी शक की गुंजाइश नहीं है, पर बिना कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय विकल्प बीजेपी के खिलाफ बन नहीं सकता, और किसी गठबंधन की आप कल्पना नहीं कर सकते। और यदि ऐसी कोई कल्पना करेंगे तो उसका हश्र कुछ भी नहीं होना है, और बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे वो एक तरह से समझ लीजिए कि यदि इस तरह का कोई गठबंधन बनाने की कोशिश होती भी है तो वो एक तरह से बीजेपी को आने वाले चुनावों में वॉकओवर देने जैसा मामला होगा, क्योंकि पैन इंडिया उपस्थिति सिर्फ कांग्रेस की है, और उसी को यदि आप अलग रखने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि नीतीश की इस बात को ये समझ लीजिए कि एक हवा में एक मुद्दा उन्होंने उछाला है, इस पे क्या रिएक्शन आती है, क्या लोग कहते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं,
वो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल मुझे ये कोई बहुत गंभीर बात लग नहीं रही। प्रशांत जी। जी जी, मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील, जैसे आपने दोनों को सुना कि निर्मल जी ने भी कहा कि गंभीरता नहीं है और प्रवीण जी ने कहा शिगुफा है, लेकिन साथ ही जो वर्तमान की अगर राजनीति को देखें, जो विपक्ष का अगर हम पूरा एक देखें कि विपक्ष कहाँ खड़ा है सत्ताधारी दल के सामने, बीजेपी के सामने, तो लगता है कि अगर अलग अलग बिखरता है वो, तो उसके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। बिना गठबंधन की शक्ल को पूरा बनाए हुए, पूरा आकार दिए हुए और सभी इसमें विपक्षी पार्टियां जो अलग अलग राज्य में मजबूत हैं, उन सब का एक छाते के नीचे आते हैं, तो तभी कुछ कहा जा सकता है कि विपक्षी दल बीजेपी को कुछ मुकाबला कर सकते हैं। और अगर हम देखें जो देश में जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, चाहे शरद पवार हो या नीतीश कुमार हो, तो ये कहते हैं कि इनका कहना साफ है कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन वास्तविक रूप से धरातल पे साकार नहीं हो सकता है। वहीं ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हो, इनका अपना एक अलग रुख है, वो बिना कांग्रेस के गठबंधन चाहते हैं। तो इसमें आप क्या भूमिका देखते हैं? नीतीश कुमार क्या उन सबको एक साथ ला पाएंगे? और साथ ही जो अभी उपचुनाव हुआ था बिहार के अंदर, उसमें बीजेपी को जीत मिली और जनता दल यूनाइटेड में सीट हार गई, तो क्या इस मुद्दे से भी ध्यान भटकाने के लिए नीतीश कुमार का यह वक्तव्य है? और साथ ही जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सत्ता पद पर रहते हुए अपने किसी दूसरे दल के गठबंधन के नेता को उत्तराधिकारी घोषित करना, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? कुछ ऐसा अगर कोई घटना आपको याद हो देश के अंदर राजनीति में, या ये पहली घटना है या उस तरह की कोई घटना है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार बताइए। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो उनको एक साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ना होगा। अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो किसी की पैन इंडिया किसी की भी स्थिति नहीं है, राजनीति की इतनी ताकत नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत और सांगठनिक स्तर पे बहुत ही मजबूत संगठन के साथ चुनाव लड़ सके। नीतीश कुमार ने यह पहल की है और यह राजनीतिक एकता या राजनीतिक गठबंधन कांग्रेस के बगैर संभव नहीं है, क्योंकि अकेले कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कई राज्यों में अपना प्रभाव है। और अगर आप कांग्रेस को नकार करके कोई विपक्षी एकता बनना की बात सोच रहा हो तो संभव नहीं है। लेकिन दो स्थितियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ दल ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और कुछ एक दल ऐसे भी हैं जिनको कांग्रेस से लड़ना है। मूल समस्या यह है कि जो कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, लड़ने की जिनके पास मजबूरी है, वह कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको बीजेपी से लड़ना है, तो बीजेपी से लड़ने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनको तो एक साथ आना ही है। अगर नहीं आएंगे तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा 2024 के चुनाव में। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है विपक्ष के रूप में जिनकी एक अपील है, जिनकी एक स्वीकृति है, जिनकी एक से है और विपक्षी दलों के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेताओं से उनका 1-to-1 संपर्क है, सीधा संपर्क है। एक उन्होंने कोशिश की है, मुझे लगता है कि उनकी कोशिश गंभीर है। कोशिश गंभीर है कि अब उनके पास भी बहुत समय नहीं है। अब उत्तर बिहार की जितनी राजनीति करनी थी उन्होंने कर ली। अब राष्ट्रीय राजनीति पे, राष्ट्रीय प्रदेश पे अगर उनके मतलब अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो राष्ट्रीय प्रदेश पे चाहते होंगे, यही मान लिया जाए, लेकिन उन्होंने एक कोशिश की है और कोशिश करने के तहत उन्होंने लगभग सभी नेताओं से संपर्क किया है। उसमें से केवल और केवल एक नेता ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल, जिनसे वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस उनको नहीं मिला है। इसीलिए अगर आप याद कीजिए तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जी की मुलाकात के बाद कोई अधिकृत बयान नहीं आया, न केजरीवाल जी की तरफ से और न नीतीश कुमार जी की तरफ से। कोई बात नहीं हुई कि हाँ या ना, कुछ भी नहीं, बस मिले, चाय पिए, चले गए। ममता जी ने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने कहा कि ये उनकी कोशिश अच्छी है और ये होना चाहिए। भी इन्होंने 2 बयान इस तरह के दिए हैं। केसीआर खुद पटना चल करके आए थे, उनके सामने ही बात हुई, लेकिन केसीआर को भी कांग्रेस के साथ जाने में दिक्कत होगी। अब स्थिति यह है कि जो नीतीश कुमार का फार्मूला है, उस फार्मूले में मुझे नहीं लगता कि किसी को असुविधा होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी का यह कहना है कि जो राजनीतिक दल जिन राज्यों में प्रभावशाली हैं, वह प्रमुख रूप से चुनाव वही लड़े और लेकिन आपसी दलों में गठबंधन हो। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मजबूत है तो वहां वामपंथी दलों और कांग्रेस को बेमतलब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस का अस्तित्व है, आरएलडी का अस्तित्व है, तो ये आपस में मिलकर के चुनाव लड़ने और वहां पर वामपंथी दलों को, आरजेडी को, जेडीयू को चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना और एनसीपी मजबूत है
तो वहां वो चुनाव लड़े, बाकी लोग अपने अनुसार सीट का एडजस्टमेंट करें। और इस एडजस्टमेंट में कोई बहुत कठिनाई भी नहीं है। इतने चुनाव हो चुके हैं कि सभी दलों के पास अपने पक्ष में और उनके अपने विपक्ष में तथ्य और आंकड़े हैं। उनके आधार पर सीट एडजस्टमेंट कर लिए, चुनाव लड़िए। अगर डीएमके चुनाव लड़ रहा है तमिलनाडु में, तो वहां कांग्रेस को लड़ने की क्या जरूरत है? अगर आप चुनाव इस स्थिति में नहीं है कि आपको मत मिल सके। लेकिन जिन इलाकों में आपका असर है आप वहां लड़िए, नहीं तो डीएमके लड़े। तो बिना मुद्दों के आधार पर और हर राज्य में क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय छत्रप अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़े और चुनाव के बाद जो स्थिति सामने आवे उसके आधार पर आप अपना नेता चुन लीजिए, उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये एक सीधा फार्मूला है। और अगर आप और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि यह लड़ाई लड़ी भी जा सकती है। और आप याद कीजिए, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा। अभी हाल में 1977 का चुनाव आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। सभी कांग्रेस के खिलाफ थे कि इंदिरा गांधी को हटाना है और उनके खिलाफ लड़ना है। देवेगौड़ा साहब जब प्रधानमंत्री थे तो कौन सा चेहरा था, किसके पास किसका चेहरा था? तो आपके लेकिन मुद्दों को आगे किया गया और मुद्दों को आगे करके जबरदस्त चुनाव लड़ा गया और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बना और लोगों ने खुल करके उनको मतदान किया। अभी आप अगर राज्यों के चुनाव को आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा था, कांग्रेस का कौन सा चेहरा था? मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को हरा दी तमाम ताकतों के बावजूद। तो गुजरात के चुनाव में आप जाइए, गुजरात में बीजेपी का चेहरा कौन सा था? कोई नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी ताकत पर चुनाव जिता दिया। चेहरा आवश्यक नहीं, मुद्दे आवश्यक है। और इस समय विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं जो विपक्षी दल उन मुद्दों को आगे करके उन्हीं को चेहरा बना करके चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की एक कोशिश गंभीर है। मैं उसमें मुझे मतलब वो अगंभीरता नजर नहीं आती। यह जरूर है कि उसमें समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं केवल तीन ही पार्टियां नहीं है कि आम आदमी पार्टी, केसीआर और ममता जी, और भी कई समस्याएं आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक पूंजी को बचाए रखने के लिए, सरकार से मजबूती के साथ लड़ने के लिए या उनके लिए आवश्यक है कि वह एक छत के नीचे आवे, एक गठबंधन बना करके वो चुनाव लड़े। और मुझे लगता है कि यह प्रयास नीतीश कुमार जी का सफल हो जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। और आप देखिए कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ चुनौतियां नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से शुरू कीजिए, इधर बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, और नीचे चलते आप चले जाइए केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कर्नाटक में जाइए, तेलंगाना में जाइए। हर जगह बीजेपी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो अभी हाल का चुनाव हुआ, मैनपुरी और खतौली, इन दोनों चुनाव के परिणाम बताते हैं किस तरीके से सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है। वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे विपक्षी दल। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी। देखिए, जो बिहार का उपचुनाव हुआ है, प्रवीण कुमार जी इससे सहमत हो सकते हैं या हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं। अगर जनता दल यूनाइटेड की केवल एक गंभीर राजनीतिक प्रयास के अभाव में अभी जो हाल का चुनाव है इसमें ये हार गए, 3000 के मत से हारे हैं। 3000 का अंतर, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं होता कि आप इस सोचिए कि आपकी राजनीतिक ताकत एकदम दरक गई है और आपका समर्थन खत्म हो गया। आप अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके। आरजेडी प्रचार नहीं किया उधर लालू जी के अस्वस्थता की वजह से। और वही स्थिति पिछले दिनों गोपालगंज में हुई थी, जहां पे इनके कारण समस्या आई। AIMIM और बीएसपी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय स्थितियां नहीं होती है। लोग, आप सोचिए ना, दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है कि जिस दिल्ली में लोगों ने दहाई के अंक में भी आम आदमी पार्टी को नहीं जिताया, लोकसभा के चुनाव में 0 कर दिया, सबके सब सीटें बीजेपी को दे दी। एक ही मतदान केंद्र पर एक ही दिन जाकर के लोग दो दलों को वोट देते हैं। संसदीय चुनाव, लोकसभा के चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव का पैटर्न हमेशा अलग होता है। लोगों के मन में बात होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं।
तो मेरा अपना माना कि और कि ये जो कोशिश है कि नीतीश कुमार की, यह इसका परिणाम सामने आना चाहिए। हो सकता है एक दो दल अलग न हो, और वो किन कारणों से अलग होंगे, आप माने, अब जैसे उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की निष्क्रियता आप देख रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं सबको पता है। लेकिन अगर आप अपनी राजनीतिक ताकत को, आपने राजनीतिक अस्तित्व को दांव पर लगा करके राजनीति करना चाहते हैं, भाई आपके ऊपर है ये। लेकिन अगर आप राजनीति पे बने रहना चाहते हैं, अपने मतदाताओं के बीच बने रहना चाहते हैं, राजनीतिक विमर्श बने रहना चाहते हैं, तो आपको सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लड़ते हुए दिखना चाहिए और उसमें गंभीरता नजर आनी चाहिए। वह गंभीरता मुझे लगती है, यही गंभीर सोच विपक्षी दलों को ले आएगी एक साथ। एक दो लोग नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे चुनाव के या पूरे की पूरी मुहिम को खारिज कर देंगे, या जनता सामने आएगी, लोग आएंगे सामने। और ये जो उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं आप प्रशांत जी, ये तमाम कई मतलब ऐसा नहीं है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों बड़े माने वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीति की उपज है, दोनों एक संगठन की उपज है। लालू जी और नीतीश कुमार एक आंदोलन के निकले हुए लोग हैं, एक दल में काम किए, तो बाद में अलग अलग हो गए, लेकिन इनके बीच एक आपसी समझ, एक पारिवारिक निकटता, वैचारिक निकटता सब है। अब अगर आप नीतीश कुमार जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकार बिहार में खोजेंगे तो कहां खोजेंगे, किसको दे सकते हैं? पिछड़ों की आप राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति किसके पास है? आरजेडी के पास। दलितों की, पिछड़ों की, समाज में कमजोर वर्ग की आप राजनीति करते हैं, वो किसके पास है? आरजेडी के पास। तो सवाल यही है ना कि अगर आप अपने मतदाताओं को अपने साथ रख करके अपनी राजनीतिक विरासत समान ढंग से बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस दल के साथ जाएंगे जहां आपका मतदाता आसानी से चला जाए। अगर आप अपने मतदाताओं को आप भेजना चाहें भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो दिक्कत होगी ना, या कांग्रेस का अपना वो है, लेकिन कांग्रेस उस स्थिति में है नहीं, और इस परिवार के साथ उनकी निकटता, तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये बीच में इनके मतांतर है, लेकिन दोनों का जो राजनीतिक स्रोत है वह एक है। इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी को उन्होंने अपने लिए चुना होगा, या तेजस्वी को और जब आप राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे तो आप प्रदेश की राजनीति थोड़ा कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो एक अच्छा विकल्प चुन करके उन्होंने यह बात चुनी है, और अतीत में भी ऐसा होता रहा। लोग अपने अपने ये संकेत करने लगते हैं कि आप करुणानिधि को देखिए ना, करुणानिधि के जमाने में हो गया था कि स्टालिन को उत्तराधिकारी होंगे, उनके कई लड़के हैं, कई उनके लोग हैं, लेकिन लगने लगा था कि उत्तराधिकारी स्टालिन हो, कि जिस सक्रियता, जो पार्टी में उनका हस्तक्षेप सब उनके साथ था। तो ये आपको ये दिखता है कि आगे चल करके कौन उस राजनीति को और आगे ले जाएगा, या तो राजनीतिक दल खत्म हो जाते हैं। आज स्वतंत्र पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, कई ऐसे दल आपको मिले हैं कोई नाम नहीं ले रहा। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की नीतीश कुमार की कोशिश गंभीर है, और यह विपक्षी राजनीति को मजबूत करने की एक राजनीतिक कोशिश है। गैर दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को एक साथ सत्तारूढ़ दल के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी है, और जो इस सरकार से शिकायतें इनको हैं, उस शिकायतों के खिलाफ एकताबद्ध होकर के लड़ने की यह कोशिश है, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम आएगा। जी प्रसाद जी। जी, बहुत ही विस्तार तरीके से आपने बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार का वक्तव्य, उसके क्या मायने, किस परिप्रेक्ष्य में बयान है वो, और उसके जो विपक्ष की राजनीति है उसमें कितनी वो महत्ता रखती है। तो साथ ही आपने कहा जैसे उत्तराधिकारी की बात मैंने कहा था, उसी आपको बड़ा विस्तृत उसका भी विश्लेषण किया। और ये एक परंपरा है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी कई राजनेता अपने समय रहते उसका संकेत भी दे देते हैं, और उसका जिससे कि एक स्थायित्व राजनीति में उन्हें उत्तराधिकारी को मिल जाता है। और इसमें प्रवीण जी के पास आता हूँ। प्रवीण जी, जैसे सुना आपने सुनील शुक्ला जी को, उन्होंने बड़े विस्तृत तरीके से पूरा विश्लेषण किया पूरे परिदृश्य का, और आपसे मेरा उसी संदर्भ में एक प्रश्न है कि अगर बीजेपी की बात करें हम, और बीजेपी का जो विशेषकर जो का प्रभाव है हिंदी हार्टलैंड में बोला जाता है, इसमें उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मतलब पूरा जो बेल्ट है, और पूरे देश की इस समय हम देखें किस किस राज्य में किसका ज़्यादा प्रभाव है, तो उत्तर प्रदेश और गुजरात दो ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी पूरी बहुमत के साथ है। नहीं तो अगर हम दूसरे राज्य, सरकार मध्य प्रदेश में भी उनकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार जिस तरह से उन्होंने बनाई सभी के सामने है,
तो अगर हम पूरी पिक्चर को देखें, ऐसे में जो विपक्ष के जो दल हैं, विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें हैं, और अगर नीतीश कुमार उस मुहिम में सफल हो जाते हैं कि पूरा एक गठबंधन बना लेते हैं, पूरा एक उसे आकार, अच्छा आकार दे देते हैं, तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसको आप किस तरह से उसके व्याख्या करेंगे? और साथ ही जैसे मुद्दों की बात कही सुनील शुक्ला जी ने कि हिमाचल में मुद्दों के नाम पर चुनाव हुआ और वहां पे बीजेपी को मतलब शिकस्त मिल गई। अगर विपक्षी दल मुद्दों आधारित चुनाव करने में सफल रहा 2024 का, तो क्या संभावना बन सकती है विपक्षी दलों के लिए, प्रवीण जी? नहीं, बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है। लेकिन दिक्कत वही है कि मुद्दों की जहां तक बात हम करते हैं तो हिमाचल में ठीक है, मैं मान रहा हूँ मुद्दों की राजनीति हुई और सफल हो गई कांग्रेस। लेकिन गुजरात में क्या था? गुजरात में क्या मुद्दे नहीं थे? बहुत सारे मुद्दे थे। हाल में जो मोरबी की घटना हुई है, 150 लोग मर गए थे, उसमें मुद्दा कहाँ गायब हो गया? मोरबी की सीटें जीत गए वो। वहां पर जहरीली शराब का मामला है, ड्रग्स का मामला है, पेपर लीक का मामला है, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई का तो बात छोड़ ही दीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो गुजरात में फेल हो गया, हिमाचल में सक्सेस हो गया। तो ये दिक्कतें हैं। ये भाई आप 2024 में क्या ये किस तरह की राजनीति लेके आते हैं बीजेपी वाले, ये कहना मुश्किल है। अभी से देखिए चाइना वाला मामला शुरू हो गया है। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि पीओके की राजनीति भी शुरू होगी। पीओके में हमें कब जाना है, मतलब कब्जा हो ना हो, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। तो ये इस तरह के जो मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे जब उभारे जाते हैं, वो जब समय आ रहा है, वो अभी बहुत जल्दी में नहीं करेंगे, जब वो एकदम 2-3 महीने चुनाव के बचेंगे तब ये सारे मुद्दे ज्यादा वो निकल के सामने आएंगे। तो ये ऐसे मुद्दे जब उभर के सामने आते हैं तो जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन जो फॉर्मूला है, स्ट्रेटजी है, वो बहुत जबरदस्त है, उसका कोई काट नहीं। तो नीतीश कुमार जो गठबंधन की राजनीति है उसमें कितना, अब मैं वही बात कर रहा था, शिगुफा मैंने क्यों कहा और निर्मल जी ने मतलब गंभीर नहीं है नीतीश कुमार इसको लेके बात की। हम इसलिए बात कह रहे थे कि ये छोटी छोटी चीजें, जब से मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मोदी सरकार के नेतृत्व में खासकर, तब से मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे नगर पालिका के चुनाव भी बहुत मायने रखते हैं। अब जो चुनाव हुआ है कोढ़नी वाला बिहार में, तो वो बेसिकली आरजेडी की सीट थी, आरजेडी का कैंडिडेट वहां होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने रिक्वेस्ट करके वो सीटें जेडीयू को दिलवाई और ये मैनेज नहीं कर पाए। भाई आप वहां पर जमीन पर बैठे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है तो वो कितना वोट काटेगी। मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भूमिहार को एक टिकट दे दिया था, भूमिहार कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, तो वो कितना वोट काटेंगे। तो ये सारी चीजों को अगर आप नहीं मैनेज कर पाए तो ये तो देश लेवल की राष्ट्रीय राजनीति है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? ये मतलब इससे आधार, मतलब किस आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये इससे दिखता है। लोग मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि भाई ये कोढ़नी का चुनाव नहीं जीत पाए मुख्यमंत्री रहते हुए, तो आगे कैसे ये सारे गठबंधन को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि बिहार में जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, ये वामपंथी दल हैं और आरजेडी है, जेडीयू है, ये बहुत कॉम्पैक्ट गठबंधन है, बहुत शानदार गठबंधन है। इस गठबंधन के रहते बीजेपी 5 सीट मुश्किल से निकाल पाएगी बिहार में लोकसभा की, 35 सीट आप जीत जाएंगे। लेकिन फिर वही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे कैसे होगा? ममता बनर्जी ठीक है चुनाव वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़े होंगे नहीं होंगे, चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, ये मुश्किल है। मतलब और खासकर ऐसे वक्त में जब बीजेपी की जो राजनीति है, मोदी जी की जो राजनीति है, वो हर पार्टी में घुसी हुई। अब सोचिए ना कि भाई गुजरात में जाके मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे देते हैं, रावण, मोदी को रावण जैसा बता दिए, ये तो गलत चीज है ना कि भाई आप भले उसको रावण नहीं बोले, आप बड़े तार्किक तरीके से बोले, लेकिन जनता के दिमाग में सीधे आता है कि भाई हमारे नेता को रावण कर दिया। ये गुजरात की अस्मिता जाग गई, मुद्दे गायब हो गए, गुजरात की अस्मिता जाग गई। तो ऐसे ऐसे बयान जो होते हैं वो कौन लोग देते हैं? निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं वो दखल होता है, बीजेपी की राजनीति की दखल होती है उस पार्टी में। तो ये सब चीजें जो है कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि मोदी जी के पास, भाई मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है तो उस चेहरे के सामने आप किसी के चेहरा खड़ा करना पड़ेगा ना। वो तो पूछेंगे हमेशा चुनाव में कि भाई विपक्ष का चेहरा कौन है, हम तो हमारे पास हम तो हैं, आपके पास कौन सा चेहरा है? जनता भी पूछती है कि भाई चेहरा कौन है विपक्ष का। तो उस सब में मामला में उलझ जाता है। तो इस वजह से ठीक है, अगर सब चीजें ठीक तरीके से हो जाती हैं, गठबंधन की राजनीति का नीतीश कुमार उसमें सफल हो जाते हैं, तो हो सकता है सीटें कम हो जाए बीजेपी की, लेकिन ये बहुत कठिन काम है।
जी हमने कहा कि बड़ा कठिन टास्क है विपक्षी दलों के लिए आपस में, तो पहले तो एकजुट होना और साथ ही ऐसे मुद्दे को सत्ता पक्ष के सामने खड़े करना जिसकी काट करना उनके लिए मुश्किल हो। और निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी, जैसे परवीन जी को सुना आपने और उन्होंने एक तरह से कहा कि विपक्षी दलों की जो एकता है, एक तो बड़ा मुश्किल काम है वो, और साथ ही जैसे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को अगर हम देखें, मैनपुरी, खतौली और रामपुर में 3 जगह चुनाव हुआ, और रामपुर की जो चुनाव हुआ उसके बारे में सबकी अपनी एक अलग तरह का नजरिया है, लेकिन खतौली और मैनपुरी उसने बीजेपी के लिए चुनौती तो जरूर पेश की है कि अगर गठबंधन का स्वरूप सही तरह से बनाया जाए और सही तरह से प्रत्याशी का चयन कर सही तरह से उस चुनाव को लड़ा जाए, अगर विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव को लड़ते हैं तो बीजेपी को चुनौती बड़े स्पष्ट रूप से मिल सकती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर नीतीश कुमार गठबंधन को आकार देने में सफल होते हैं, और नीतीश कुमार, चाहे वे, अलग बात है कि आज वो उम्र के मतलब एक ऐसे पड़ाव पर हैं कि जहां 4 या 5 साल बाद वह राजनीति से हो सकता है सक्रिय राजनीति से अपने को अलग कर लें, लेकिन एक बड़ा एक उनका जो सम्मान है राजनीति के अंदर नीतीश कुमार का, उन पर कोई ऐसा व्यक्तिगत आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का या किसी तरह का परिवारवाद का, जैसे बीजेपी आरोप लगाती है अपने विपक्षी नेताओं पर। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि है, क्या वह उनके काम आ सकती है राष्ट्रीय परिदृश्य में? और साथ ही जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया कि विपक्षी दल अच्छी तरह से गठबंधन कर चुनाव लड़ें, रामपुर उसमें खतौली और मैनपुर में सफलता मिली, तो या इस तरह से अगर कोई स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग विपक्षी दल बना लेते हैं तो क्या बीजेपी को चुनौती देने में सफल हो सकते हैं वो? निर्मल जी। देखिए, यदि यदि ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल संभव है, पर मेरा यहाँ पर 2-3 आपत्तियां हैं। पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार एक करिश्माई नेता नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं और बैकवर्ड क्लास से आते हैं, सारी बात सही है। पर यदि आप पूरे ओवरऑल उनके व्यक्तित्व पे ध्यान दें और उनके भाषण शैली पे ध्यान दें, तो वो उस तरह से लोगों के मन के अंदर वो करिश्मा, मतलब करिश्माई व्यक्तित्व वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने प्रयास किया वो तो ठीक है, पर मेरी यहाँ पर एक आशंका है, उसका आगे चल के जवाब मिलेगा कि हम जो जिन जिन दलों को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, तो मुद्दों के आधार पर मिलाया जा सकता है, एक गठबंधन बन सकता है, पर आप ध्यान से देखें यदि, तो हर दल के अंदर कोई ना कोई विभीषण मौजूद है, और नहीं मौजूद है तो जब मौका आता है तो वो सक्रिय हो जाता है। और यह रही बात यूपी के उपचुनावों से, इनसे किसी मैसेज को लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी वजह है, हम जहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ से खतौली मुश्किल से आधा घंटे की दूरी पे है, और खतौली की हम टोपोग्राफी को अच्छी तरह से जानते हैं। खतौली में हुआ क्या कि वहां पर एक तरह से देखा जाए तो इसने जयंत चौधरी ने वहीं पे डेरा डाल दिया और एक गुजर को, बाहुबली को ले आए ताकि फंडिंग की कमी ना हो। और इसके बाद उन्होंने घूम घूम के गुजर, जाट, मुसलमान, यदि 3 जने मिल जाते हैं तो खतौली का चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। और रही सही कसर, चंद्रशेखर रावण जो है, एक उसने पूरी कर दी, वो पहुंच गया, तो दलितों के वोट भी कुछ परसेंटेज, पूरी तो नहीं आ सकती क्योंकि वो बहन जी के समकक्ष तो किसी हालत में नहीं है, तो 25-30% वो वोट भी आ गए होंगे और वो हमारे मदन भैया जीत गए। तो इसी तरह से मैनपुरी में तो देखिए डिम्पल को जीतना ही था। वो देखिए एक जो यादवों के अंदर, अहीरों के अंदर एक जो भावुकता का एलिमेंट है मुलायम सिंह को लेकर, वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ा हो, पर अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और अभी मुलायम सिंह के निधन को बहुत समय भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो चुनाव होना था, और उनके बेटे की बहू खड़ी है, और उनका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, क्योंकि जो प्रतीक है वो उनके बेटे नहीं है। प्रतीक उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो उसके पुत्र हैं, और जो उनके पहले विवाह से थे। तो इन मुलायम सिंह का पुत्र एक ही है, यही अखिलेश है, और उसकी बहू खड़ी थी, तो उसे जीतना ही था। उसमें मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, और इससे इतने ही वोट से जीतना चाहिए था इसमें। हाँ, रामपुर में जो कुछ हुआ है, ये जो 31% वोट है, मैं कह रहा हूं कि यदि प्रशासन ने वोट नहीं डलने दिए, तो मैं यहाँ पूछता हूँ कि यहाँ पर ये जो केंद्र में बैठे हुए इतने इनके बड़े बड़े स्टॉलवर्ड नेता हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, दुनिया भर के हैं, ये लोग कहाँ सोते रहते हैं कि जब वहां पे डंडे मार मार के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो आपने उसका किसी भी स्तर पे प्रतिकार ठीक से क्यों नहीं करा? अब जब काउंटिंग के लेवल तक आप पहुंच गए, और उन्होंने बड़ी चालाकी से ऐसे काउंटिंग करी कि 20 राउंड तक वो जीतते रहे, और 21वें में तुम्हारे पांव के नीचे से उन्होंने कारपेट खिसका दिया।
पर बेईमानी हुई है और आपने होने दी, तो आप भी तो उसके लिए जिम्मेदार हैं। भाई आपके जो बड़े बड़े नेता थे, सपा के बड़े बड़े नेता थे, जो वहां मैनपुरी में प्रचार कर रहे थे, जो खतौली में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने रामपुर की तरफ मुड़ के क्यों नहीं देखा? उन बेचारों को अकेला क्यों छोड़ दिया? यदि ऐसे अकेला एक दूसरे को छोड़कर अब लोग अपनी अपनी लगाएंगे, तब तो फिर ये विपक्ष की एकता जो है कि ख्वाब से अधिक कुछ नहीं है, इस पर कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। पर ये है, ये जरूर है कि नीतीश ने एक प्रयास किया है। अब देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में कि लोग इसमें हमारे विभीषण और जो गंभीर नेता है वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। प्रशांत जी। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि विपक्षी दलों की एकता तो संभव है, लेकिन उसमें अगर कुछ विभीषण ऐसे बैठे हैं जो उस विपक्षी एकता को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमने राजनीतिक परिदृश्य देखे हैं जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि दलों में फूट के द्वारा उन दलों की जो एकता थी या विपक्षी दलों की एकता थी उसको काफी गहरा आघात लगा है। और पूर्व में भी कई सारे उदाहरण भारतीय राजनीति में ऐसे मिलते हैं, जैसे कि सुनील जी ने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा था, 77 की बात कही थी उन्होंने कि मुद्दे आधारित, जहां इंदिरा गांधी का विशाल व्यक्तित्व था राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से, उसको चुनौती देना उस समय किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन मुद्दों के आधार पर पूरा विपक्षी दल एक हुआ और उन्होंने इंदिरा जैसी शख्सियत को उस समय राजनीति में परास्त किया जिस समय कोई ऐसा सोचा नहीं करता था। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखते हैं 89 में, जब राजीव गांधी के खिलाफ पूरा विपक्षी दल वीपी सिंह की अगुवाई में एक साथ एक मंच पर आ गया था और बफोर्स के नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और देश में एक माहौल बना दिया था और कांग्रेस सरकार को गिराने में वह सफल रहे थे। इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं 96 में, जब देवगौड़ा साहब के उसमें राष्ट्रीय मतलब मोर्चे का और गठन हुआ और उसमें पूरा देवगौड़ा साहब उसमें प्रधानमंत्री बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल और अन्य कई सारे मतलब पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। तो क्या उसी प्रकार का एक घटनाक्रम भविष्य में कुछ संभावना बन सकती है नीतीश कुमार के वक्तव्य के द्वारा, और सभी विपक्षी दल आपस की अहंकार छोड़कर, महत्वाकांक्षा छोड़कर एक मंच पर आने की क्या उनकी संभावना है? तो मैं सुनील जी के पास आता हूँ, इसी संभावनाओं को लेकर क्या उनका एक आकलन है? क्या नीतीश कुमार वही जब पूर्व घटनाक्रम राजनीति में भारतीय इतिहास में हुए हैं, चाहे 77 का हो, 96 का हो, 89 का हो, क्या उसकी पुनरावृत्ति कुछ संभव दिख रही है, कुछ संभावना दिख रही है नीतीश कुमार के वक्तव्य के द्वारा, और विपक्षी दल आपस के ईगो छोड़ने को तैयार हो सकते हैं? गैर भाजपा विपक्षी दलों के सामने आज अस्तित्व का संकट है, अस्तित्व की चुनौती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको अपने को बनाए रखना है, यह उनको ये सोचने की आवश्यकता हो गई है। और आप मजबूत संगठन के अभाव में, मुद्दों के रहने के बावजूद सत्तारूढ़ दल के साथ आप नहीं लड़ सकते, जो गुजरात में हुआ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल कांग्रेस एक वैकल्पिक दल था, लेकिन सांगठनिक रूप से बहुत कमजोर था। आम आदमी पार्टी के प्रति लोग वहां विश्वास नहीं बना पाए, इसलिए मुद्दों के रहने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जम के समर्थन दिया। मुद्दे प्रभावित है, इसका यह भी एक लक्षण है कि महिलाओं का जो जन समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घटा है, वो ज्यादा जन समर्थन कांग्रेस को मिला है। मुद्दे निश्चित रूप से चुनाव पे असर डालते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत संगठन हो तो यही सवाल है कि चूंकि हर प्रत्येक राजनीतिक दल का, अधिकांश राजनीतिक दलों का पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है, कांग्रेस को छोड़ करके, लेकिन अपने अपने राज्य में मजबूत है। आरजेडी और जेडीयू मजबूत है सांगठनिक स्तर पे बिहार में, लेकिन वो झारखंड में नहीं है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो मजबूत है। आप जो दल सांगठनिक स्तर से और राजनीतिक ताकत के रूप में जिन राज्यों में है, वहां पर अगर चुनाव लड़े अन्य दलों के सहयोग के साथ, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक गंभीर चुनौती मिलेगी। निर्मल जी ने जो बात की, मैं उसी की बात कर रहा था कि 2012-13 के दंगे के बाद जो राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य बन गया था मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें सुधार हुआ। अगर मुसलमान जाटों के साथ वोट देने के लिए तैयार हो गए तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। अगर गुर्जर और मुसलमान और जाट तीनों एक साथ आकर के मतदान करने के लिए तैयार हो गए तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। गुर्जर मुसलमानों के साथ नहीं बैठना चाहते थे, जाट मुसलमानों की दूरी बढ़ गई थी उस दंगे के बाद से।
और इसी को भुनाती रही है भारतीय जनता पार्टी। जब एक राजनीतिक पहल हुई राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक विभाजन था, सोशल डिवाइड था, वो कम हो गया, तो बड़ी चुनौती हो गई। परंपरागत रूप से कभी भी जाट भाजपा काउंटर नहीं रहा है, निर्मल जी को पता होगा। ये चरण सिंह के लोग रहे हैं और भाजपा से लड़ते रहे हैं, और चरण सिंह जी ने पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को मिला करके एक जो राजनीतिक ताकत बनाई थी, वो फिर से अस्तित्व में आने लगी है। और किसान के नाम पर किसान मोर्चा ने भी अपनी एक दखल बढ़ाई है। और अगर यह सामाजिक परिवर्तन पूरे पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ये भारतीय जनता पार्टी रुकेगी क्या? उसके पास कौन सा बेस वोट है? अगर आपकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, सोशल डिवाइड खत्म हो गया, लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास करने लगे और साथ आ गए, तो कहां रुकेगी बीजेपी? ये निश्चित रूप से दलितों के बीच में आज भी मायावती जी का बहुत सम्मान है और सर्वाधिक स्वीकार्य नेता वही है, लेकिन उनकी निष्क्रियता ने उनके अपने जो समर्थक और उनके लोग हैं उनके बीच में एक अनिर्णय की स्थिति पैदा कर दी। उस अनिर्णय की स्थिति को चंद्रशेखर रावण ने अपनी सक्रियता से पाटने की कोशिश की है और कम से कम दलित समुदाय के बीच एक संवाद कायम हुआ विपक्षी दलों का, और उस संवाद ने ही ये स्थितियां बनाई। निश्चित रूप से मैनपुरी का जो चुनाव हुआ उसमें नेताजी के निधन के से उपजी सहानुभूति का बहुत असर है, कोई दुराय नहीं, लेकिन वही निर्णायक है ऐसा मानना उस पूरे चुनाव, उस पूरी जीत को छोटा कर देना है। अगर समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक ताकत के साथ मैनपुरी में सक्रिय नहीं रहती तो उसका हश्र वही होता जो रामपुर में हुआ। यह जिन इलाकों से मुलायम सिंह जी भी चुनाव नहीं जीतते थे, उन इलाकों से इस बार समाजवादी पार्टी को समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी मैनपुरी के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की है और मजबूत जीत दर्ज की है। यहां तक कि उन पोलिंग बूथ जो लोग आप उल्लेख करते हैं कि आपका राजनीतिक मौजूदगी कहाँ है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनके पोलिंग बूथ पे समाजवादी पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पोलिंग बूथ पे समाजवादी पार्टी जीती है। तो एक जो सोशल डिवाइड था वो कम हुआ। कि मैं केवल इसी बात की बात उल्लेख करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में सोशल डिवाइड खत्म हुआ है, अगर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, खासतौर से पिछड़े लोग, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और दलितों के बीच में एक समझदारी पैदा हो गई, तो फिर कितना मजबूत जनाधार होगा विपक्ष के पास। लेकिन आप यह जनाधार तभी आप व्यापक कर सकते हैं जब आपके पास एक संगठन हो, और आज राष्ट्रीय लोकदल का अपने क्षेत्र में और समाजवादी पार्टी का अपने क्षेत्र में, दोनों का संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस को आप इनकार कर दीजिए, लेकिन इन दोनों का तो अच्छा खासा संगठन है, अपनी बात को लोगों को ले जा सकते हैं। तो अगर सांगठनिक आधार पर मुद्दों को लेकर के अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के सामने चुनौतियां होंगी। अब रामपुर की बात कीजिए। रामपुर में आप निर्मल जी, चुनाव के दिन बाहर का आदमी नहीं जा सकता किसी मतदान क्षेत्र में। कोई भी नेता हो, कोई व्यक्ति हो, उसको उस इलाके में उसकी मौजूदगी की अनुमति नहीं है नियमानुसार। अब सवाल पैदा हुआ, फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? अल्पसंख्यक समुदाय में इतनी दहशत है निर्मल जी कि कौन मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पुराना मुकदमा कौन खुल जाएगा, कहां हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ये किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और इसीलिए ये जो समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादातर जो पदाधिकारी हैं अल्पसंख्यक हैं सब वहां पर रामपुर में, वो सब चुपचाप बैठे रह गए। आजम खान चूंकि मतदाता भी नहीं है, जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उसके एजेंट भी आप नहीं है, तो आप सड़क पर निकल नहीं सकते, आप घर बैठिए, वोट दीजिए और घर जाइए। यह जिम्मेदारी तो निर्वाचन आयोग की है कि अगर किसी इलाके विशेष में, किसी मतदान केंद्र विशेष पर कम मतदाता निकल रहे हैं बिना किसी कारण के, तो आप पहल करें, कोशिश करें कि आप मतदान केंद्रों तक जाइए। मतदान की प्रक्रिया में जन सहभागिता के बगैर आप उसकी सूचिता को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और उससे निकले हुए निर्णय को एक राजनीतिक संदेश कैसे मान सकते हैं आप? तो ये तो मतलब रामपुर में जो कुछ भी हुआ, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है पूरी चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर।
और जो कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता हो, देश में लोकतंत्र को बनाए रखना चाहता हो, चुनाव की शुचिता को चाहता हो, उसको प्रतिवाद करना चाहिए रामपुर के चुनाव के ऊपर। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया है और कम से कम वह जो रिट दाखिल की गई है उस पर सुनने के लिए तैयार हो गया। तो जो हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यह सत्तारूढ़ दल के लिए मेरा मानना है कि एक चुनौती है। प्रवीण जी की बात से मैं सहमत हूं कि अगर आपकी बात में गंभीरता नहीं होगी तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, और वह गंभीरता तभी होगी जब विपक्षी दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा जो स्थिति गुजरात में हुई है वही स्थिति पूरे देश में होगी, क्योंकि अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं है, लोगों के विरोध की आवाज को ताकत देने की स्थिति में आप नहीं है, तो कोई भी आदमी सरकार को नहीं छोड़ेगा। अगर उसमें परिवर्तन की चाह है तो उस परिवर्तन को आकार कौन दे सकता है, उस परिवर्तन को मूर्त रूप कौन दे सकता है, यह हर मतदाता के मन में बात आती है। इसीलिए मतदाता उस विपक्षी पार्टी के पास जाता है जिसके पास यह ताकत हो, अन्यथा नकार देता है वो। पश्चिम बंगाल में वामपंथी भी चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, टीएमसी भी चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी भी लड़ रही थी। बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले मतदाताओं ने टीएमसी का साथ नहीं छोड़ा और किसी को वोट नहीं दिया, सब जीरो हो गए। तो अब बीजेपी उड़ीसा में आप जाइए, उड़ीसा में बीजेपी के से संतुष्ट लोग बीजेपी के साथ, बीजेडी के साथ रहते हैं। नवीन पटनायक को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कोई से नहीं लगा पा रहा है वहां पर। और विपक्ष की स्थिति मजबूत है। ये अतीत के तो उदाहरण आपके सामने ही है। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा है जब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी राज्य में चुनाव न हारी हो। और अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ, गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में उपचुनाव हुए। बिहार के उपचुनाव को छोड़ करके हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी। राजस्थान में हारी, उड़ीसा में हारी, क्यों नहीं उपचुनाव जीत लिया? राजस्थान की स्थिति है कि पिछले दिनों जब से सरकार है 9 उपचुनाव हुए हैं जिसमें 7 कांग्रेस जीती है। तो क्या यह उस राज्य की राजनीतिक स्थिति को यह निर्णय बयान नहीं करता? बिहार में जो 2 गोपालगंज और ये कोरनी वाले उपचुनाव हुए उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन जो राजनीतिक हालात उस चुनाव परिणाम में लोगों को मिले हुए मत इस बात को उदाहरण को संकेत नहीं करते कि राजनीतिक स्थितियां क्या है बिहार में। और अगर एक साथ मजबूती के साथ लोग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है वो उसके साथ जाएगा जो मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ेगा। तो देश में एक हलचल है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विकल्प चाहने वालों को राजनीतिक विकल्प की तलाश है, और वह राजनीतिक विकल्प की तलाश तभी पूरी होगी जब सभी विपक्षी दल, गैर भाजपा विपक्षी दल एकजुट होकर के एक ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में एक मजबूत संदेश जाएगा, वो लोगों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ। और अगर आप एक साथ नहीं लड़ेंगे, बिखरा हुआ विपक्ष दिखाई पड़ेगा, तो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। जी बहुत ही विस्तृत व्याख्या आपने पूरी राजनीतिक परिदृश्य की, और मतलब किस तरह से भविष्य की राजनीति में अगर विपक्षी दल एकजुट होकर गंभीरता के साथ प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ बीजेपी के समकक्ष एक सफलता मिल सकती है, या चुनौती का मुकाबला वह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही सवाल यही है कि क्या विपक्षी दल इसके लिए तैयार हो पाएंगे, क्या उनकी एकजुटता बन पाएगी, और आपस की जो ईगो है, आपस के जो उनकी महत्वाकांक्षा है, क्या वह इसको किनारे रखकर जो विपक्षी राजनीति है उसकी मजबूती देने के लिए सब एक मंच पर आ सकते हैं? यही बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ पैनल है उन्होंने जिस तरह से इसकी व्याख्या की, जिस तरह से उन्होंने संभावनाओं की बात बताई, वह तो संभावना निश्चित रूप से है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने बताया कि क्या इसमें हो सकता है। लेकिन बात वही आती है कि विपक्षी दलों की जो विभिन्न तरह की जो एक महत्वाकांक्षाएं हम देखते हैं राजनीति के अंदर, जहां नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ बिना शरद पवार हो गए, नीतीश कुमार हो गए, कहते हैं कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन देश में कोई महत्व नहीं रखता है, तो इनका कांग्रेस को लेकर चलना बहुत आवश्यक है। वहीं ममता बनर्जी, केसीआर और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनकी अपनी अलग अलग तरह की उनकी अपनी राय इस मामले की, वो चाहते हैं कि गैर कांग्रेस की एक विकल्प बनाया जाए। लेकिन बात वही है कि भविष्य में गठबंधन गैर कांग्रेसी या कांग्रेस को लेकर बनेगा, यह बड़ा सवाल है और राजनीतिक दलों के लिए मंथन का बड़ा विषय है। तो आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर थी कि किस तरह से गठबंधन की राजनीति का स्वरूप बन सकता है, भविष्य में विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जा सकती है।
और हमारे साथ जो वरिष्ठ पैनल थे उन्होंने इसकी बहुत ही सार्थक रूप से और गरिमा के साथ व्याख्या की, और मैं उन सभी का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सुनील शुक्ला जी ने जिस तरह से इस विषय की परिभाषित किया और जिस तरह से उसका बताया कि क्या इसमें इफ एंड बट हो सकते हैं और नीतीश कुमार की भूमिका क्या हो सकती है, साथ ही विपक्षी दलों की क्या भूमिका हो सकती है। तो उनका मैं सुनील शुक्ला जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सार्थक विश्लेषण प्रस्तुत किया। साथ ही निर्मल जी ने भी अपने आकलन से बताया कि विपक्षी दलों की चुनौती किस तरह की है, और अगर उनमें आपस में एकजुटता का भाव रहता है तो उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं होगा, खोने के लिए ज़्यादा होगा। निर्मल जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के सामने एक सार्थक चर्चा प्रस्तुत की। इसके साथ वहाँ प्रवीण कुमार जी ने भी बताया कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है और किस तरह से उनका एक इस समय विजन है, क्या वह सोच रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने बड़ा उसका परिभाषित किया उसको, और बताया कि राजनीति जो भविष्य की विपक्षी दलों के लिए गंभीरता का उसमें पुट होना बहुत आवश्यक है। तो उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।